हेलो प्यारे बच्चों। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में थर्ड लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़ेंगे और उन बेसिक टॉपिक में जो पहला है दैट इज़ ओम्स लॉ, जो कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। तो ओम्स लॉ के साथ हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को भी समझेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ जो होता है उसमें हम कहते हैं, आप डेफिनेशन में देख भी रहे हैं सामने, कि करंट इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट रेजिस्टेंस। तो आपने पढ़ा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं डेफिनेशन में, कि यहाँ पर लिखा है कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मीनिंग आप समझते हैं कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उस हिसाब से सर्किट में करंट भी बढ़ेगा। क्लियर? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के वो फ्लो को बढ़ाता है जैसे जैसे वो बढ़ेगा। इसको अगर हम ऐसे लिखें, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, अब यहाँ प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं। उस कांस्टेंट को, मतलब इस I को नीचे लेके आ जाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं उस कांस्टेंट को R क्या है हमारे पास? एक कांस्टेंट है, जिसको आप लोग पहले से जानते हैं, R इज़ ए कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? R इज़ व्हाट? इसको हम लोग बच्चों रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि आप जानते हैं। दिस इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। और रेजिस्टेंस करता क्या है? करंट के फ्लो को रोकता है। ठीक, अब रेजिस्टेंस में अगर हम देखें तो ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, सामने लिखा हुआ मैंने कि रेजिस्टेंस विल डिपेंड अपॉन व्हाट? नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि उसका मटेरियल कैसा है। डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, डायमेंशन का मतलब है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट या एरिया। उन चीज़ों को डायमेंशन कह रहे हैं, मतलब कंडक्टर का जो शेप है उस पर एज सच हमारा ये रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा है कम है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने पर एज सच हमारे रेजिस्टेंस भी बढ़ने लग पड़ता है। क्लियर? तो ये रेजिस्टेंस जो है, ये हमने एक नाम दिया हुआ, हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर उस, एंड इट्स वर्क इज व्हाट? क्या काम होता है इसका? करंट को, फ्लो को रोकना। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आपको डायग्राम में ही सामने स्क्रीन में एक पिक्चर दिख रही होगी। उस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक वायर है। ठीक, उस वायर में क्या हो रहा है कि चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उससे बन रहा है करंट। और उस करंट को एज सच फ्लो कौन कर रहा है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? तो वहाँ पर वोल्टेज मतलब करंट को बढ़ाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा। अब रेजिस्टेंस के बारे में लिखा हो, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस उस करंट के फ्लो को रोक रहा है। देख रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर पिक्चर में भी क्लियर हो रहा है कि रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना। देखिए, ओम्स लॉ में ग्राफिकली एक और बात करते हैं कि हमारे पास अगर V और I का ग्राफ बनता है, तो आप लोग जानते हैं कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, तो इसको ग्राफिकली नॉलेज है कि अगर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उसमें जब ग्राफ बनेगा तो दैट विल बी व्हाट? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन आई, ये हमारे पास जानते हैं आप लोग कि एक क्या बना? एक स्लोप बना। क्लियर? अगर यहाँ कुछ एंगल डाल दें तो ये स्लोप बन गया। अब ये स्लोप क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर इज ओम्स लॉ। आर आपको बता दिया मैंने, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर है। अब आपने ध्यान रखना है इसमें एक पॉइंट, कि स्लोप इन अ VI ग्राफ इज नोन एज अ रेजिस्टेंस। ठीक, कि यहाँ पर जो ये स्लोप बनेगा, आप लोग जानते हैं स्लोप को हम M बोलते हैं, स्लोप को M बोलते हैं। और यहाँ पर जो स्लोप है दैट इज नोन एज व्हाट? उसको बच्चों हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो VI ग्राफ में जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। क्लियर हुआ? ऐसा भी कर सकते हैं आप कि अगर हमारे पास, जैसे मान लो ये V और I का ग्राफ है और यहाँ पर एक वायर A है, दूसरी वायर B है, तो आपको पूछेंगे कि किसका एज सच रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ये मैं बोल रहा हूँ कि ये वायर नंबर A है और ये वायर जो है ये कौन सी है? B। दो नाम दे दिए मैंने किसी दो वायर्स को, मान लीजिए। तो होगा क्या कि हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर A इज़ ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर B। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A का स्लोप ज़्यादा है और B का स्लोप क्या है? कम है। तो ग्राफिकली ये पॉइंट भी याद रखना है। इतना क्लियर हुआ?
अच्छा, एक में इसमें पॉइंट याद रखना है कि हमने आगे जाके इसमें पढ़ेंगे कि ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। तो मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कभी भी वी आई ग्राफ लीनियर होगा, स्ट्रेट होगा किसी भी सच आर्टिकल के अंदर, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि वहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड है, ठीक। और जहाँ पर वी आई ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, वहाँ पर हम बोलेंगे दैट इज़ अ नॉन ओमिक कंडक्टर, क्योंकि जो होता है ना ये ओम्स लॉ इज़ नॉट अ फंडामेंटल लॉ। क्लियर हो गया? देखिए, अभी हमने ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, तो रेजिस्टेंस को थोड़ा मैं और क्लियर करूँगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस कहते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये करता क्या है, सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसको अपोज करता है ये, ठीक। अब अपोज क्या करता है उसको कैसे समझेंगे कि जैसे हमारे पास मान लो एक वायर है, ठीक है, उस वायर में हम जानते हैं करंट फ्लो हो रहा है। तो वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ठीक। और इलेक्ट्रॉन्स एटम और आयन के साथ क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया था। अब जैसे जैसे कोलिजन बढ़ता है उस हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन को कोई रोकता है, तो जो रोकता है उस रोकने वाली पावर को हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस कहा, ठीक। डेफिनेशन आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है रेजिस्टेंस इज व्हाट ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रिकल सर्किट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अब इसको फॉर्मूला वाइज एक और फॉर्मूला बनाएंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वो ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड किस पे करता है, अभी अभी बात की थी डायमेंशंस पे। तो डायमेंशंस के बिहाव में रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, और वो क्या आता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल आता है एक्सपेरिमेंटली, जो चेक किया हमने कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। वो कैसे कि हमारे पास एक छोटी वायर है, एक मोटी वायर है, सॉरी एक छोटी है, एक बड़ी वायर है। तो जो लंबी वायर होगी, जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में कि एक 6 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा कि जो 6 सेंटीमीटर है उसमें इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा लेंथ कवर अप करनी पड़ेगी और 4 सेंटीमीटर में कम लेंथ को कवर अप करना पड़ेगा। उसका कारण जो अभी बताया कि अगर 6 सेंटीमीटर में इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन होगा, और उस कोलिजन के कारण रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ऑपोजिशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उसको रेजिस्टेंस कहा। दैट्स वाई लेंथ बड़ी होगी कंडक्टर की तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसलिए प्रोपोर्शनल आया लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा है इट विल डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ये है कि क्रॉस सेक्शन एरिया रेजिस्टेंस के इन्वर्सली होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों ये होता है, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना बड़ा होगा ना उतना रेजिस्टेंस कम होगा। अब इसको समझते हैं कि अगर हमारे पास एक मोटी वायर है, एक पतली वायर है, तो मोटे वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो मोटी वायर होती है ना उसमें एज सच करंट का फ्लो मतलब ज़्यादा होता है, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ? इसलिए हम लोग एसी वगैरह जब लगाते हैं तो उसमें एक थिक वायर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो हमें ज़्यादा चाहिए होता है। क्लियर? तो थिन वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और थिक वायर में रेजिस्टेंस कम होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फंडा। अब इसको फॉर्मूला बनाते हैं, इसको और इसको दोनों को कंबाइन जब हमने किया तो ये आएगा क्या, L और A इकट्ठा आ गया, ठीक है। इन दोनों को जब हमने यहाँ पर इकट्ठा लिखा तो एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला कि यहाँ प्रोपोर्शनल आ गया। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने एक यहाँ पर अगेन कांस्टेंट लगाया, वो आ गया रो, इसको रो बोलते हैं, ठीक। मैं कह रहा हूँ कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकली। अब हमारे पास ये जो रो आया ना, इसको हम लोग बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और सिंपल हम इसको कहते हैं क्या, इसका सिंपली एक नाम और है, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम ज़्यादातर इसको बोलते हैं। तो रो इज़ अ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगेन ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, और ये क्या होता है कि जो सर्किट के अंदर रेजिस्टिविटी है उसका मटेरियल कैसा है, इसको मैं अभी थोड़ा आगे फिर बताता हूँ, ठीक। अभी हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस में याद रखना है इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। ओम को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट, ठीक। और दूसरा एक चीज़ और बता देता हूँ, रेजिस्टेंस बचे हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है,
क्लियर? रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जब आपको पता है तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। ठीक, अब इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी दूँ इस फॉर्मूले को। देखिए इस फॉर्मूले को क्लैरिटी देते हैं कि ये एल एक्चुअली में और ए कैसे काउंट करते हैं। दरअसल क्या होता है कि जैसे इसको हटा देते हैं, जैसे ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ है एल, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका ए, इसको बैटरी से जोड़ दीजिए। ठीक है, बैटरी में क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव का जो डिस्टेंस है दैट इज एल, और जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लगे हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, और रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, कि वायर कॉपर की है कि एल्युमिनियम की है किसी और चीज़ की है, उस पर भी फ्लो ऑफ करंट डिपेंड करता है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आपने याद करना है। एक लास्ट लाइन ये बोलूँगा कि हमारे पास क्या होते हैं कि जितने भी डिवाइस हम यूज़ करते हैं ना, ठीक, वायर भी, कोई भी डिवाइस, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। क्लियर हो गया? सिंबल वाइज रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज सिंबल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो हमने बोला रो, वो एज क्या होता है, आप देख रहे हैं सामने कि इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं तो ये भी एक क्या है, रेजिस्टेंस है, बट मटेरियल का। तो हम कहते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होता है ना, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की। क्लियर है? अब ये किस पर डिपेंड करती है? इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि मटेरियल कॉपर, एल्युमिनियम या डिफरेंट मटेरियल जो हैं उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, जो कि मैंने कहा आपको कि टेम्परेचर पर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ती है कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में क्या होती है, कम होती है, और इंसुलेटर में इंडिपेंडेंट होती है। इसको फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे। दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, रेजिस्टिविटी जो हम पढ़ रहे हैं ये इंडिपेंडेंट होती है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ये डिफरेंस है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, कि रेजिस्टेंस जो होता है वो शेप साइज पर डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टिविटी जो है वो शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती। फॉर्मूला वाइज तो अभी जैसे हमने लिखा ना कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इससे रो अगर निकाल लेते हैं तो आपके पास RA अपॉन एल आ जाता है। ठीक, इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर चेंज किया। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसकी यूनिट देखें तो इसकी यूनिट जो होती है वो ओम मीटर होती है, ओम एंड मीटर। ठीक है, ये मिलकर ये बनती है। अब एक और चीज़, रेजिस्टिविटी याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंसुलेटर की होती है, उसके बाद अलॉय की होती है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कौन, सेमी कंडक्टर, और सबसे कम होती है हमारी कंडक्टर की। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। देखिए इसमें टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस के और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक में आपको और क्लैरिटी होगी। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। देखिए इसमें बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता है I इज इक्वल टू NEAVD, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्रॉस सेक्शन एरिया, और VD क्या था बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आपको फॉर्मूला ये नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस प्रीवियस लेक्चर को देखिए। ठीक है, और इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे I की जगह इधर, तो ये आएगा NEAVD इंटू R। क्लियर? अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है प्रीवियस लेक्चर में वो था E टाउ अपॉन M, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, अभी फिर बता देंगे। M इज़ अ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास NEA, इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ EE टाउ अपॉन M इंटू R। इतना क्लियर हुआ? अब आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला, E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR, याद है आपको?
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, R इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम उसको सिंपल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा NE², ये 2 बन गए, A टाउ अपॉन M, ठीक है, और E की वैल्यू मैं ये पुट करूँगा, वो आ जाएगा V अपॉन क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। क्यों आएगा उसका कारण मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। जैसे ही हमारे पास एक वायर है जिसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये लेंथ है L अभी बताया था, और इसको बैटरी से जोड़ दिया तो हमारे पास ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पोटेंशियल V। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफरेंस है वो कितना है, लेंथ वाइज L है, तो इसलिए यहाँ L आया, ठीक है। और साथ में ये R तो चला ही हुआ, ये V कट जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, चेक कर लो। अब इसमें से R यहाँ पर रखेंगे, बाकी इधर भेजेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा R इज इक्वल टू ML अपॉन NE² टाउ A। देखिए ध्यान से, ML अपॉन NE² टाउ A, ये रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला है। जो अभी हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू ρL अपॉन A, वो डिपेंडेंसी दिखा रहा था, पर रेजिस्टेंस किस पर, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, वो इन चीज़ों पर फैक्ट डिपेंड करता है, मास पर, इलेक्ट्रॉन पे। मास ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन चार्ज का उतना उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज, टाउ इज इलेक्शन टाइम और क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड, ये ज़्यादा होंगे तो ये कम हो जाएगा। तो इतनी चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का रियल फार्मूला है, इसको याद कर लो, ये काम आता है हमारे। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो बच्चों, कंपेयर विद R इज इक्वल टू ρL अपॉन A, ये फॉर्मूला अभी भी प्रूव किया, इसके साथ कंपेयर करो तो आप ध्यान से देखो, इतना हिस्सा L और A यहाँ भी है, यहाँ पर R भी है, ये और ये मैच हो रहा है, तो हमारे पास ρ इज इक्वल टू M अपॉन NE² टाउ, ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। एक तो मैंने अभी पीछे दिखाया आपको, ठीक, वो रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से बन गया, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अपना फार्मूला और ये रेजिस्टेंस का अपना फार्मूला, इन दोनों को याद कर लीजिए। और इससे हमारे पास समझ आ रहा है कि रेजिस्टिविटी जो है ना, वो नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक। और एज सच इट विल डिपेंड अपॉन टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है। ये क्या होता है कि जितना रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, वो बताया था, जितना रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा उतना एज सच क्या होगा, उतना हमारे पास रेजिस्टिविटी कम होगी, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करेगा, और ज़्यादा मूव करेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी और उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। तो ये मैंने आपको रेजिस्टेंस से रिलेटेड पूरा लगभग बता दिया, आपको रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ में आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, इफ़ द वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस R इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, और ऑप्शंस आपके सामने हैं 4। अब इसको ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, कि हमारे पास यहाँ पर दिया एक वायर है, ठीक है, मेटल की एक वायर है जिसकी लेंथ हमारे पास नहीं दी है, बट हाँ इसका रेजिस्टेंस दिया है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R, ये दिया हुआ है, सॉरी। अब इसमें लेंथ नहीं दी है, इसकी लेंथ मान ली हमने L, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये क्या मान लिया, A, ठीक है। इसको क्या किया आपने, मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करने के बाद एक नई वायर बनाई, बट वो नई वायर जो बनी उसकी लेंथ पहली वाली वायर की लेंथ की क्या है, आधी है, ठीक। अगर आप इसको छोटा कर देंगे तो क्या होगा कि जब लेंथ छोटी होगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है। अब कितना बढ़ता है, उसके लिए एक फंडा याद करिए और इसको दिमाग में याद रखिए और लिख लो कि हमारे पास क्या होता है कि व्हेन द वायर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड देन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। मतलब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वायर 1 is equal to the volume of wire 2, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एज सच मैंने बताया था आपको, वॉल्यूम जो होता है ना वो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ होता है। अगर वायर यूनिफॉर्म है तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया को मिलाओ तो वॉल्यूम बनता है।
तो पहली वाली वायर का वॉल्यूम बन जाएगा एरिया इंटू लेंथ एल, ठीक है। दूसरे वाले का हमारे पास लेंथ तो दिया है बट एरिया नहीं दिया है, तो इसमें ना ऐसा करो, आप इस एरिया को लेट कर लो, ये ए डैश मान लो, तो दूसरे वाले का एरिया क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा। तो ये दोनों वॉल्यूम हमने बराबर किए क्योंकि सेम वायर को आपने मेल्ट करके शेप चेंज कर दी। तो शेप चेंज करेंगे तो ये रेजिस्टेंस में फ़र्क पड़ेगा, ये अभी थ्योरी में पड़ा। अब इसमें से एल और एड कट गया, तो आपके पास जो ए डैश आया, इसको यहाँ 2 को ऊपर ले जाओ, तो दिस इज़ 2a। ये हमने किया हमें लेंथ बताया था कि आधी हो गई, एरिया नहीं बताया था। तो अगर एरिया पहला ए है तो दूसरा एरिया 2a हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास आंसर आ जाएगा कि पहली वाली वायर का, इसका यहाँ लिख रहा हूँ, इसका रेजिस्टेंस क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, रो एल अपॉन ए। रो क्या है, ऐसा जिसका ये मटेरियल का बना होगा उसी को मेल्ट करके नया बनाया, तो मटेरियल तो वही रहा, समझ रहे हो, मटेरियल वही रहा तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। अब इसमें नई वायर का रेजिस्टेंस आर डैश मान लेते हैं, ये कितना होगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा रो तो कांस्टेंट रहेगा, लेंथ में फ़र्क पड़ा, क्या हुआ, एल की जगह l/2 और ए की जगह क्या आएगा 2a। अब इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये बनेगा रो एल अपॉन 4a, और रो एल अपॉन ए क्या होता है, r है, तो r डैश इज इक्वल टू r/4। दिस इज योर आंसर। हेंस रेजिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि लेंथ कम हो गई और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया। क्लियर हुआ? आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आप घर पे करिए, कोई अगर आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब